नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस में बात करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा कांग्रेस के गड़बड़ाते गठबंधन की। यह वही गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी थी, लेकिन आगामी विधानसभा उपचुनाव में उनके गठबंधन पर खतरा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है खतरा, बताएंगे पूरी बात विद्वानों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। इंडिया गठबंधन यूपी विधानसभा उपचुनाव में बिखरता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस का साथ बरकरार रहेगा। संकेतों से सवाल उठना लाजमी भी है। क्या है संकेत, बताएंगे, और क्या हो सकता है दोनों पार्टियों को नुकसान, करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की, उससे तो दोनों पार्टियों के बीच बात बिगड़ने का संकेत मिलता दिख सकता है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रैली और मीडिया इंचार्ज का ऐलान किया गया है जो यूपी के 10 विधानसभाओं सीटों के लिए है। यहां उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में संकेत साफ है, उपचुनाव में गठबंधन का गणित गड़बड़ा गया है। अब सवाल यह है कि यह गणित क्यों गड़बड़ाया, उसके कारण हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद अन्य राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच कोई बात बनती नहीं दिख रही। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी सपा और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी। इसके बाद सपा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। महाराष्ट्र में भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच अभी कोई बातचीत नहीं बनी है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में सपा को मिले झटकों के बाद माना जा रहा है कि अखिलेश यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकते हैं और कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो ये कारण है। अब आपको बता दें कि जो दोनों पार्टियों के बीच जो गड़बड़ हो रहे गणित की झलक जो मिली है वो कहां से मिली है, यह हम आपको बताएं कि कांग्रेस द्वारा जारी 2 पत्रों में यह झलक देखी जा सकती है। एक पत्र में उपचुनाव वाले 10 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रमुखों के नाम जारी किए गए हैं। वहीं इन्हीं विधानसभा सीटों पर एक दूसरे पत्र में रैली की तारीखें तय की गई हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि उन 10 सीटों पर जो है मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिया है कांग्रेस ने। साथ ही साथ जो वहां पर रैलियां होंगी उसकी तारीखें भी तय कर दी हैं। तो अब इससे साफ हो जाता है कि यहां पर कांग्रेस भी अपने 10 प्रत्याशी उतारेगी और सपा के साथ इसका गठबंधन टूटेगा। तो अब जो है इसी गणित पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका हम परिचय करा दें। नजम हसन राजनीतिक विश्लेषक, शंभू भद्रसेन राजनीतिक विश्लेषक, नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब लगता है यही कि लोकसभा चुनाव में जो गुल खिले थे, जो 2 फूल मिले थे, जो 2 युवा मिले थे, उससे जो गुल खिले थे वो उपचुनाव में नहीं खिल पाएंगे। नजम हसन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शंभुभद्र सेन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड, लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। हम आएंगे आप तीनों मेहमानों से चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन कुछ ताजा हालात अपने लखनऊ ब्यूरो हेड से ले लें कि आखिर इस समय लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में क्या चल रहा है। तो प्रशांत राव जी, आप ये बताइए
कि ये जो कांग्रेस ने जो 2 पत्र जारी किए हैं जिसमें मीडिया प्रभारी 10 सीटों पर जहां पर चुनाव होना है मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिया है, उसके बाद रैलियों के डेट फिक्स कर दिए हैं, ये संकेत क्या कहते हैं? अब उसके बाद राजनीतिक गलियारे में लखनऊ के क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, चर्चाएं उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में यहाँ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर जो दबाव बनाया था यहाँ पर चुनाव में गठबंधन को लेकर, और अपने जो आंकड़े रखे थे उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में एक बार जो 10 उप विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और अपनी पैठ यहाँ मजबूत करने के साथ ही समाजवादी पार्टी को इस बात पर मजबूर करना कि उन्हें भी यहाँ आधी हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ केवल 17 सीटें जो है को दी थी और बाकी 63 सीटों पर यहाँ खुद चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी यहाँ पर 6 सांसद जीते हैं और तो 63 सीटों में वही समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीते हैं। तो कांग्रेस का भी अधिकार है कि बराबरी का दर्जा प्राप्त करे। तो ऐसे में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर और जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो दोनों ये रणनीति बना रहे हैं कि विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। उस आधार पर यहाँ पर राजनीति तय की जा रही है। उसी को लेकर अभी 10 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं वहां मीडिया प्रभारियों की घोषणा कर दी है। मीडिया प्रभारी अभी यह जो तर्क रखेंगे कि पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे, दोनों पार्टी एक है, दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन के तले यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जारी रहेगी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से यहाँ अगर बात की जाए, लोग गठबंधन रहा है, उस आधार पर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार विधानसभा चुनाव में गठबंधन रहा है, उस पर अभी कोशिश जारी रहेगी मीडिया प्रभारियों के द्वारा। क्योंकि लगातार मीडिया बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस पर समन्वय बनाने को लेकर ये मीडिया प्रभारी घोषित किए गए हैं। और यह मीडिया प्रदेश नेतृत्व को यह भी जानकारी देंगे कि कांग्रेस की स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वही अब समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो दबाव बनाते थे अन्य दलों पर, वो दबाव जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस दे रहा है, उनके चलते कम हो रहा है। और प्रदेश प्रभारी जो है उनके कारण यहाँ पर कांग्रेस पर जो दबाव अखिलेश यादव का था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं, जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां जा रहे हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जा रहा है। तो ऐसे में समाज के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव जरूर रहेगा, वोट का बिखराव भी हो सकता है समय रहते। अब देखिए 10 जो विधानसभा मीडिया प्रभारी जो घोषित किए गए हैं, सीतामऊ सीट पर अतहर नईम को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। और ये सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई है। और ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अतहर नईम को मीडिया प्रभारी घोषित किया गया है। ये कांग्रेस को जानकारी देंगे कि किस तरीके की स्थिति है। पूर्व में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर समाजवादी ने अपना परचम लहराया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर की जो मीरापुर विधानसभा सीट है, यहाँ आरएलडी के यहाँ पर चंदन सिंह रहे हैं विधायक, उनकी सीट खाली हुई है। यहाँ हिमांशु गुर्जर को बनाया गया है। और ये देखिए एक चीज है, इसमें कांग्रेस ने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है। यहाँ उसी जात का समीकरण बैठाया है जिस जात बाहुल है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से सूर्य पाठक को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया। गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट से आशुतोष गुप्ता को प्रभारी बनाया गया है। मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट से जो है मिनहाज अहमद को मीडिया प्रभारी बनाया है। यहाँ मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में लाने को लेकर। और ये जो सीट है मजवा वाली, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में ये दबाव रहेगा कि समाजवादी पार्टी का अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पाले में आता है तो यह सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद हसीब अहमद और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अवधेश मिश्रा को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से संजय तिवारी को यहाँ पर बनाया गया है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से गोपाल मिश्रा को बनाया गया है। मैनपुरी की करहल से शशि भूषण सिंह। अब इसमें देखिए और ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसलिए मीडिया प्रभारियों की संख्या ब्राह्मण और मुस्लिम की ज्यादा है। ये देखा है कि कैसे दोनों वोटों को अपने पाले में लाया जा सके और समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूर हो कांग्रेस को सीट देने को लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत राव जी। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि एक तरह से जो हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड ने बताया कि ये अभी गड़बड़ तो दिख रही है, लेकिन कुछ ये भी लिया जा सकता है कि ये दबाव बनाने की राजनीति भी कही जा सकती है सपा पर।
नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। नजम हसन जी, सवाल यहां पर यह है कि ये आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये जो 2 लेटर जारी किए गए हैं सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है, प्रेशर देने की राजनीति है सपा पर कि कुछ ज़्यादा ही सीटें हमको चाहिए, आधी आधी सीटें चाहिए, 10 सीट हैं तो 5 सीटें हमें मिल जाएं, या फिर ये तैयारी है सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की? देखिए, सबसे पहले बता दें जी कि कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति तय की है, इससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पर पूरी तरह से दबाव बनाने की पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। इन्होंने अपने सभी 10 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी को ये सोचना होगा कि क्या जब लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के तौर पर ये चुनाव लड़े थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, अगर उन्होंने कहीं भी थोड़ा कुछ ऐसा किया तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। जी, ये पूरी तरह से साफ है। जी, समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ये एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति है। शंभुभद्र सेन जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शंभुभद्र सेन जी, आपको क्या लगता है कि ये सपा पर दबाव बनाने की राजनीति है या तैयारी है चुनाव लड़ने की 10 सीटों पर? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की तरफ से अभी का जो एक्शन है वो दबाव की राजनीति है। दरअसल में यूपी में जिन 10 सीटों पे चुनाव होने हैं उसमें पीछे 5 सीट पे सपा के कैंडिडेट की जीत हुई थी और 5 एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। तो कांग्रेस की तरफ से डिमांड ये है कि जो एनडीए के 5 सीट है वो कांग्रेस के खाते में आ जाए। जिस सीट पे सपा के विनिंग थे वो सपा अपने 5 सीट रख ले, यानी कि 50% फार्मूले पे कांग्रेस चाहती है कि ये 10 सीटों के उपचुनाव गठबंधन हो। आगे विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले इस 10 विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव होने हैं उसको एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है कि पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, किस दल के प्रति पब्लिक के मन में क्या है। तो उसको लेकर के जिस तरह से योगी अपनी पूरी जो खोई हुई साख है लोकसभा की उसको वापस पाने के लिए 10 के 10 सीट जीतने के लिए जोर लगा रही है बीजेपी की तरफ से और योगी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो गठबंधन ये चाहती है कि गठबंधन बना रहे और गठबंधन में कोई दरार ना आए। लेकिन अखिलेश का यूपी में फॉर्मूला साफ है, बड़ा भाई हम रहेंगे और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रहे और कांग्रेस को जितनी भी सीट दी गई है उतना की कोशिश करे। इस 10 में से 3 सीट सपा चाहती है कि कांग्रेस को दिया जाए, बाकी 7 सीट पे सपा लड़े। कांग्रेस की है कि जो एनडीए की 5 सीटें हैं वो 5 सीट हमें मिल जाए और हम 50% के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे जो पूरी तरह से लगता है कि पूरी कोशिश कांग्रेस की ये है कि हम सपा के बरक्स बराबरी में खड़ा हो। लेकिन अभी हाल में आपने देखा और आपने अपनी रिपोर्ट में भी आपने अभी जिक्र किया है कि यूपी से बाहर सपा जहां जहां कोशिश कर रही थी गठबंधन में से कुछ सीटें हासिल करने के लिए कांग्रेस से, चाहे हरियाणा का मामला हो चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, आगे महाराष्ट्र में तो सपा के विधायक भी रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो वहां कहीं भी कांग्रेस ने सपा को कोई स्पेस नहीं दी, मतलब नाम के लिए भी 2 सीट या 1 सीट देने की कोशिश नहीं की और रिजिड हो गए कि हम आपको कोई सीट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ आपका जनाधार नहीं है। सपा की कोशिश है कि यूपी से बाहर निकला जाए, ताकि स्थिति बसपा की तरह नहीं हो जैसे मायावती ने अपनी पार्टी की हालत खराब कर ली है उत्तर प्रदेश पर फोकस करके और बाहर में इतने अच्छे मौके थे, फिर भी कभी भी मायावती ने बाहर एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे अपनी जनाधार और अपने जो पार्टी का संगठन है खड़ा नहीं कर पाई और उस तरह से उस गलती से बाहर निकल के अखिलेश कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रव्यापी एक स्वरूप बनाया जाए और उसके लिए उसको एक गठबंधन सहारा दिखता है और कांग्रेस एक आजमाया हुआ गठबंधन है। 1917 में जो गठबंधन हुआ था सपा और कांग्रेस के बीच में, उस समय आपने देखा कि 311 सीट पे सपा चुनाव लड़ी थी और
14 सीट कांग्रेस को दिया गया था। तो यानी कि 2/3 सीटें सपा के पास रहे और 1/3 मतलब सीट पे कांग्रेस रहे। आगे जो विधानसभा में गठबंधन है उसमें सपा की यही कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम सीट कम से कम बहुमत के लायक 200 से ज्यादा सीटें मतलब 300 के आसपास सीटें सपा लड़े, 100 सीट मुश्किल से कांग्रेस को दी जाए। लेकिन कांग्रेस और की अब जो डिमांड है कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, कुछ राज्यों में जो कांग्रेस की वापसी हुई है, उसके बाद कांग्रेस यूपी या बिहार जैसे स्टेट में अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहती है। कारण कि उसको पता है कि लोकसभा में अगर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग बनना है तो बिहार यूपी के बिना बात नहीं बनेगी। और यूपी में इसीलिए सपा के साथ 50-50% गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। जी नितिन श्रीवास्तव जी, हम आपके पास आएंगे। अगर ये दबाव है कांग्रेस का कि हम सपा पर दबाव बनाएंगे और इसलिए इस तरह से लेटर जारी किए गए हैं, तो क्या लगता है कि ये दबाव कितना कामयाब हो पाएगा सपा पर उत्तर प्रदेश में? दबाव बनाने का तरीका, उनमें शामिल होने का तरीका ये कोई नया नहीं है। आपको याद होगा तब 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नारा दिया गया कि 2 लड़के हैं, आ सकते हैं, लेकिन वो की लड़ाई जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुई और उत्तर प्रदेश को प्रचंड बहुमत। 2019 चुनाव आते हैं, उसमें कोई खासा प्रदर्शन नहीं रहा, न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि सपा का भी प्रदर्शन काफी नारा। 2000 विधानसभा चुनाव में भी उतना अच्छा जो प्रदर्शन था कांग्रेस का वो नहीं हो पाया। सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत पाई है और ऐसी स्थिति में 2024 आते कहीं ना कहीं अगर आपके तो निश्चित रूप से नुकसान होगा और हुआ भी बिल्कुल वही। तमाम सर्वे कराए गए, तमाम तरह के जो है नेताओं, अखिलेश यादव सीधे तौर पर मोर्चा संभाले हुए थे, राहुल गांधी की जो संयुक्त जोड़ी थी वो यहाँ पर कैंपेन कर रही थी। अखिलेश यादव का और कांग्रेस का गठबंधन होता है और लिहाजा उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत इंडिया गठबंधन नाम जो दिया गया था उसको मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस अलग जाती है तो निश्चित रूप से अपने कैडर को न सिर्फ वो टेस्ट करेगी बल्कि ये देखेगी कि आखिरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जनाधार कितना बड़ा है। क्योंकि 2019 में मात्र 1 सीट जो है कांग्रेस से जीती थी, वो भी सिर्फ रायबरेली की। स्वयं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। ऐसी स्थिति में 2024 आते आते इंडिया गठबंधन के पास काफी सीटें उत्तर प्रदेश की हासिल हुई हैं। 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का न सिर्फ जनाधार बढ़ा है बल्कि सीटों के हिसाब से भी संख्या बढ़ी है। अब स्थिति आती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कितना रोल बैक साबित होगा, कितना बहुमत साबित होगा, कितने वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जो 2 साल पहले हुए हैं उसमें कांग्रेस का मात्र 1 विधायक है। 403 विधानसभा की बड़ी संख्या में मात्र 1 विधायक का होना अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति खासी दयनीय है। 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आप को लिटमस टेस्ट के रूप में आंकना चाहती है और यही वजह है कि न सिर्फ वो समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही है बल्कि हो सकता है तमाम जगहों पर चुनाव भी लड़े, क्योंकि तमाम ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस से जीती हैं। 6 सीटों की उन सबके सांसद के तौर पर बनाए, इनको रैलियों का नाम दिया गया है। अगर बड़ी भीड़ नहीं आती है तो इनको सम्मेलन कह दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हर तरीके से तैयार है। सामने अगर भारतीय जनता पार्टी पार्टी आती है तो ठीक, तो उपचुनाव का जो एक रण है वो देखने को मिल जाएगा कि कितना है। लेकिन बीच में ये भी भूलना नहीं होगा कांग्रेस की जो नैया है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी आने पर हुई है और तभी न सिर्फ राहुल गांधी यहाँ अपने आप को दिखा पाए हैं कि वो कायम है बल्कि विपराध भी कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां गठबंधन है वो कितना आगे चले चुनाव से पहले टूट जाने पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन कांग्रेस ने अच्छा फेंका है, उसमें सम्मेलन का भी नाम दिया गया है। उस संकेत है कि आखिरकार अगर रैली सक्सेस नहीं होती है तो उसको फ्लॉप भी ना शामिल किया जाए, इसलिए कांग्रेस ने उसको नाम दे दिया गया कि सम्मेलन भी हो रहा है। तो देखना होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी इन 10 प्रत्याशियों के, माफ कीजिएगा, 10 जो प्रभारी हैं और 10 जिलाध्यक्ष या तमाम सांसद की जो ड्यूटी लगाई गई है उपचुनाव में, उसमें कितना अपने आप को आती है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है पूरे उपचुनाव को लेकर के। जी नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। दबाव बनाने की राजनीति कांग्रेस ने शुरू कर दी है।
दबाव अगर जो बन जाता है तो फायदे में तो रहेंगे लोग, ठीक है, लेकिन अगर दबाव नहीं बन पाता है और दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो किसको ज्यादा नुकसान होगा? नुकसान तो दोनों पार्टियों को होगा, किसको ज्यादा नुकसान होने की संभावना लग रही है आपको? जी देवेंद्र जी, नुकसान तो ज्यादातर तो समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से बहन जी ने अपने कैडर को मजबूत करने के लिए चारों तरफ से रणनीति तैयार कर ली है। अभी हाल ही में बहन जी ने एक अपना पूरा कैडर की मीटिंग बुलाई थी और बहन जी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर बहन जी का बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन इधर जब से ये अभी जो मीटिंग हुई है तो बहन जी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है इस उपचुनाव में, क्योंकि इस उपचुनाव में बहन जी के पास विधानसभा में सिर्फ एक सीट है। बहन जी अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे कैसे समाजवादी पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा? जैसे कि इनके तो बेस वोटर्स जो हैं बहन जी के, वो दलित हैं, और कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं वो दलित रहे हैं। तो अगर जो दलित वोटर्स जो हैं मायावती जी के साथ जाएंगे तो नुकसान तो कांग्रेस को दिख रहा है। ये गणित हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसे आप समझाइए। जी कांग्रेस को तो वैसे भी नुकसान, कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में अपने पास उनके पास भी एक सीट है। कांग्रेस को तो जैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से कांग्रेस को फायदा हुआ है, तो कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। आज जो समाजवादी पार्टी को जो फायदा हुआ है, समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है, इसमें ज्यादातर कांग्रेस का, राहुल गांधी के ने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत का लाभ समाजवादी को मिला है, ना कि अखिलेश यादव को। तो इसलिए कांग्रेस का जनाधार बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को ज्यादा कोई सीट मिलने वाली नहीं है इसमें। जी, कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं, को सीट मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में ये कहा जाता है कि उपचुनाव जो है वो सरकारों की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दिया है, अपनी सारी योजनाएं खोल दी हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं वो। लेकिन ज्यादातर सीट ये समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर की सीट जो है वो आप देखिए कि वो समाजवादी पार्टी की सीट है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना वहां पे एक जिला अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में उन्होंने नियुक्त कर दिया कार्यकारी। तो संगठन को कांग्रेस अपनी मजबूती की तरफ भाग रही है। जी शंभुभद्र सेन जी, सवाल वही है आपसे भी कि आपके अनुसार क्या लगता है कि घाटे में कौन रहेगी ज्यादा? जैसा कि अभी नजम हसन जी ने बताया कि अगर जो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो एक भी सीट नहीं आएगी। जी, आपको क्या लगता है? देखिए हसन जी ने काफी आपको अच्छी बातें बताई हैं कि जो नुकसान होना है वो, अगर मान लीजिए कि गठबंधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से सपा और कांग्रेस की जो विनिंग कैपेसिटी है वो विनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि सपा को जो थोड़ा बहुत समर्थन कांग्रेस को वोट जो है वो सपा की तरफ आते हैं, और जहां पे कांग्रेस है सपा नहीं है वहां सपा के वोट कांग्रेस की तरफ आते हैं। तो दोनों जब साथ होते हैं तो साथ होकर के एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हसन जी की बातों के पीछे का जो कारण है मैं उस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में पिछड़ा, दलित और मुस्लिम ये एक सोशल कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग को के कोर वोटर हैं। जब से मायावती कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से दलित वोट बैंक पर पहले बीजेपी ने होल्ड किया और बीजेपी को पहले सफलता मिली। उसके बाद पीछे वाले इलेक्शन में जब दलितों में आरक्षण का इशू को राहुल गांधी ने उठाया, अखिलेश ने उठाया, उसके बाद जो दलित थोड़ा बहुत बीजेपी से दूर हुई तो दलित विनिंग वापस मायावती के पास जाने की बजाय जो विनिंग कैपेसिटी थी वो सपा और कांग्रेस गठबंधन में थी। तो दलित का इधर रुझान हुआ और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी और कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली कि दलित के कुछ न कुछ वोट शेयर जो है वो इधर की तरफ आया। 100% तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ शेयर। और चूंकि ये दोनों स्ट्रांग थे, मुस्लिम और पिछड़ा,
उसमें अगर दलित की थोड़ी सी भी प्लस हो गई तो सारी सीटें जीत गई और भाजपा को तगड़ा झटका लगा। तो आगे के चुनाव में अगर ये गठबंधन नहीं रहता है और जिस तरह से अभी दलित वोट बैंक में मायावती की एंट्री हो रही है, मायावती अपने कोर वोटर को कर रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि दलित वापस उनके साथ आ जाए, तो ये अगर सपा कांग्रेस गठबंधन से दलित का अगर स्टैग्नेंट दिखे तो इनके जीतने की कैपेसिटी कम हो जाए। इसीलिए दोनों अलग अलग अगर लड़ते हैं तो दोनों को बहुत फायदा नहीं होना है। और जो मुझे लगता है कि यूपी में फिलहाल राहुल गांधी सपा से अलग नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा में भी देखने को मिला गांधी कोशिश कर रहे थे कि या तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए या फिर सपा को भी 2-4 सीटें दी जाए अहिरवाल क्षेत्र में, गुड़गांव के इलाके में। लेकिन जो प्रदेश नेतृत्व था हरियाणा का वो तैयार नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को 4 से अधिक देने को तैयार नहीं हुई और सपा को ये भी तैयार नहीं थी। तो उस कारण से ये गठबंधन नहीं हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक जो दल है वो साथ में रखा जाए और उसको ना अलग ना किया जाए। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो उस में और नेतृत्व उतना का जो नेतृत्व है वो उस तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं है जैसे हरियाणा में लोग कर लेते हैं नेता, प्रदेश के नेता। तो आई थिंक राहुल गांधी की कोशिश ये होगी कि हर हाल में सपा के साथ जाया जाए, बेशक उन्हें 3 सीट ही मिले, गठबंधन ना टूटे, किसी न किसी तरह से गठबंधन बना रहे। उसी में ये कोशिश होगी कि अधिक से अधिक सपा से सीट कैसे ली जाए, ये कोशिश तो हो सकती है, लेकिन गठबंधन टूटने का कोई आसार मुझे नहीं दिख रहे हैं। पॉलिटिकली दोनों के लिए उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है। जी, उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है, संकेत कुछ गड़बड़ के हैं लेकिन गठबंधन टूटने नहीं देंगे, ये भी बातें आपने कही हैं। नितिन श्रीवास्तव जी, अगर जो गठबंधन टूटता है तो दलित किसकी ओर रुख करेंगे? देखिए देवेंद्र जी, अगर दलितों की बात की जाए तो 2012 में जब मायावती का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद से दलित पूरी तरीके से बीजेपी के पास चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश से तकरीबन 73 सीटें हासिल होती हैं और सारी की सारी जो सुरक्षित सीटें थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, उन सब सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम जो सीटें हैं सुरक्षित हो जाती हैं और समाजवादी पार्टी का जो तख्ता पलट होता है उससे बीजेपी को फायदा होता है। 2019 के चुनाव में भी दलित जो है वो बीजेपी के साथ जाता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव में अगर इसमें दलितों की बात की जाए तो उनकी बहुत ज्यादा भागीदारी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ थी और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तकरीबन 44 सीटें जीतती है। तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो भी दलितों की जो स्थिति है वो उहापोह की स्थिति है कि आखिरकार किसकी तरफ है, लेकिन फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ में है क्योंकि तमाम तरह के फैक्टर्स देखे गए थे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से बात इंडिया गठबंधन ने कही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है, मोहन भागवत का बयान जो है खासा चर्चा में था, तो उसके बाद से दलित जो है वो खिसक करके इंडिया गठबंधन के साथ गया। तो जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर भी आप उठा करके देख लीजिए कि जो 6 सीटों पर कांग्रेस जीती है उसमें दलितों का जो वोट प्रतिशत है वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। इसके साथ साथ जो 6 अन्य सीटों पर जो कांग्रेस बहुत अच्छी मजबूती लड़ाई में लड़ी, वहां जहां सुरक्षित सीटें थी वहां भी दलित जो है वो कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिखाई दिया। अब आने वाले समय में मायावती ने अपने आप में मंथन किया है, तमाम तरह से संगठन में फेरबदल किए हैं और अब देखना होगा कि आखिरकार दलित किस ओर जाता है, क्योंकि ये बात पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा का विषय है कि जिस ओर दलित जाता है सरकार उसकी बनती है और बहुमत उसको मिलता है, पूछ उसकी होती है। तो आने वाले समय में दलित किस ओर जाएगा ये उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है दलितों की वो इंडिया गठबंधन के साथ देखी गई है और ऐसे में माना जाए कि अगर बीजेपी ने कोई बहुत बड़ा अपने आप पे कमबैक नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दलित जो है वो न सिर्फ मायावती के साथ बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ भी जाता दिखाई पड़ सकता है। जी, अब चूंकि चर्चा तो बहुत अच्छी थी, आप लोगों की राय भी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मामला गड़बड़ है, अगर मामला गड़बड़ है और गड़बड़ाता ही जाएगा तो बीजेपी को लाभ मिल जाएगा। अगर जो मामला गड़बड़ नहीं होता है, गठबंधन बना रहता है और जो
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी उपचुनाव में बनी रहती है तो कुछ और गुल खिल सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।